हेलो फ्रेंड्स, तो ये अनसॉल्व सीरीज की दूसरी क्लास है जिसमें हम सेट 1 जेएस 2025 का सॉल्यूशन देख रहे थे। इसकी पहली वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्यूशन देख लिया था, जिसके बहुविकल्पी हो गए थे और क्वेश्चन नंबर 2 के भी क्वेश्चन हमारे हो गए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, खंड सा से। और इसके जो पहला वाला वीडियो था उसमें एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर हाइड्रोजन क्या होता है। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। चलो उसको समझा देते हैं। समस्थानिक के जो उदाहरण होते हैं, वन H1 कामा 1 H2 कामा 1 H3। समस्थानिक आप लोगों को हमने बताया था कि ऐसे तत्व तो जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं। अब ये परमाणु क्रमांक है 1 1 1 सेम है, लेकिन उनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। वे तत्व तो क्या होते हैं, वे समस्थानिक होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, समस्थानिक के उदाहरण है और इसमें इसको कहते हैं। तो ये चीज आप समझ गए। और एक और कमेंट था कि सर जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, पहले का दूसरा था, क्वेश्चन नंबर पहले का ख नंबर था, उसमें बच्चे का डाउट था कि सर जो M1 प्लस M2 होता है, वो जो M और हमने E करके उनको समझाया था कि ऐसे कुछ होता है। तो जो आप लोगों को हमने बताया था कि जो इन दोनों का मास होगा वो इसके मास से कुछ ज्यादा इनका होता है और ये कुछ कम होता है, तभी ये ग्रेटर देन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो हल्के नाभिक कोई भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है और जो मास होता है वो ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। क्योंकि E बराबर हम लोगों ने mc² पढ़ते हैं, आइंस्टीन का जो हम लोगों ने समीकरण पढ़ते हैं E बराबर mc²। इसका मतलब होता है कि जो ऊर्जा और मास ये दोनों एक ही रूप होते हैं। मतलब ऊर्जा को आप मास में परिवर्तित कर सकते हैं और मास को आप ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और मास दोनों नियत वैल्यू होती है। ठीक, इनको आप बदल सकते हैं एक दूसरे में, लेकिन कम या ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसमें भी इन दोनों का जो मास जो कुछ कम होता है मास इसका, तो कुछ मास वो ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, जिस कारण ये नाभिक क्या हल्का इन दोनों से थोड़ा हल्का हो जाता है। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो मास होता है वो ऊर्जा के रूप में कुछ परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि तीसरे का रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था और उसकी कमियां। तो उसकी कमियां ये थी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो परमाणु की स्थिरता को नहीं समझा पाया था और दूसरा परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ये कुछ मुख्य कमियां हैं, और भी थी। तो हम समझ लेते हैं परमाणु की स्थिरता के क्यों नहीं समझा पाया था। मतलब रदरफोर्ड का कहना था कि जो नाभिक होता है उसके चारों ओर क्या होती हैं, कुछ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसे हम KLMN कहते हैं। ठीक, और इन कक्षाओं में क्या इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक, तो मान लेते अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में ऐसे क्या कर रहा है, त्वरित हो रहा है। अब कोई आवेशित कोई भी कण हो आवेशित, अगर वो त्वरित होता है तो कुछ ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, जिस कारण इसकी ऊर्जा लगातार कम होते ये क्या हो जाएगा, ऐसे जाकर नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत होता है। क्यों? क्योंकि अगर जो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो इस परमाणु का महत्व तो खत्म, ये परमाणु ही खत्म हो जाएगा। तो ये उनका कहना क्या था, ये गलत था। तो यही उसमें कमी थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने जो एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और कोई भी आवेशित कण होगा अगर वो चक्कर लगा रहा है, आवेशित कण अगर गति कर रहा है तो उससे कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जिस कारण इसकी ऊर्जा लगातार कम होती रहेगी और ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये क्या नाभिक पर प्लस आवेश होता है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये इसको आकर्षित करता रहेगा, धीरे धीरे जाकर यहाँ नाभिक में गिर जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तव में स्थिर होते हैं। इस वजह से ये क्या हो गया था, इनकी बात कही हुई बात क्या हो गई थी, गलत हो गई थी। तो ये चीज हम समझ गए। और इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कि एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें और किरण का मार्ग भी दिखाएं। तो हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये क्वेश्चन नंबर दूसरे में एक किरण, एक डायग्राम बना हुआ है। उत्तल लेंस है, और ये प्रकाश की किरण ऐसे इस प्रकार कुछ एक डायग्राम बना है वो, ठीक। और ये O पॉइंट है, और ये जो दूरी है ये क्या है, U की दूरी, और कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये C पॉइंट है। तो और इस पे हमें क्या दिया, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, हमें V की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या गिवन है, इसकी फोकस दूरी गिवन है, F बराबर है 20 सेंटीमीटर, और U बराबर दिया हुआ है आपका कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हम प्लस में लिखते हैं, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हम माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पर उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी हम प्लस में रखेंगे, और यू की वैल्यू वैसे तो हम लोग माइनस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो वस्तु वो दर्पण के दाईं ओर रखी हुई है, तो इधर वाली जो वैल्यू हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर जो u की वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये हम यहाँ पर प्लस में लेकर ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि वस्तु हमारी दर्पण के इस साइड रखी, अगर इधर होती, अरे लेंस के इस साइड है, अगर इधर होता हमारा वस्तु तो हम u की वैल्यू माइनस में लेते हैं। तो अब v की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/20 इक्वल टू आ जाएगा 1/v माइनस का 1/10, और इसको इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 1/20 प्लस आ जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3/20 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू आ जाएगा 20/3। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 18 6.67 कुछ ये निकल के आएगा। तो v की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, प्लस की निकल के आएगी 6.67 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वो कहां पर बनेगा, वो वस्तु की ओर ही बनेगा, और कितनी दूरी पर, 6.6 सेंटीमीटर दूरी पर। तो इसका जो किरण आरेख बनेगा, किरण आरेख आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ यहां पर होगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी दूरी यहां से लेकर यहां तक दूरी वस्तु की थी, वो कितनी 10 सेंटीमीटर थी, और जो v की वैल्यू आई है वो कितनी निकल गई 6.67। इसका मतलब कुछ पहले ही हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो उसे हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा उसका किरण आरेख बन जाएगा, ठीक। ये आप लोग उसका किरण आरेख बना लेना, और v की वैल्यू आएगी 6.67। और इसमें क्या लिखेंगे, और लिखेंगे इसमें लिख सकते हैं हम क्या, कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आभासी बनेगा, मतलब सीधा सीधा होगा, आभासी होगा, और वस्तु की ओर ही होगा, वस्तु की ओर, ठीक। तो ये हमारा उसका आंसर हो जाएगा, और किरण आरेख आप ये बना लेंगे, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर गा, तीसरे का गा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये तक तीसरे का खा नंबर था, ठीक। अब देखेंगे तीसरे का गा क्या होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा और तीसरे का घा देखेंगे। तो पहले तीसरे का गा देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं,
इसके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाएं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो ऐसी तरंगे जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत संचरण करती हैं। और हमने इसको कल बताया भी था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, और इनका किरण आरेख भी खींचा था हमने कि कैसे जाती हैं। तो इसका किरण आरेख जैसे बना लेते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र, मान लें अगर ये वैद्युत क्षेत्र है और इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। और ये हमारी क्या होती, ये होती संचरण की दिशा। तो अगर वैद्युत क्षेत्र देखेंगे, इसकी जो तरंगे होंगी वो किस प्रकार गति करेंगी, वो अगर ऐसे जा रही हैं, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तरंगे वो ऐसे निकलेंगी। तो इनकी दिशा दिखा लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र आपका ऐसे होगा, ये वैद्युत क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगी। फिर आपका वैद्युत क्षेत्र ये नीचे की ओर होगी इसकी दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, उसका आरेख, कि वैद्युत क्षेत्र हमारा और चुंबकीय क्षेत्र ये तीनों, और संचरण की दिशा, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जो आप लोग ये जो देख रहे हैं, जो बी है वो कुछ ऐसे होता, बाहर की ओर होता, मतलब बाहर की ओर, ये ऊपर होता है, संचरण की दिशा इधर होती है और ये बाहर की ओर। अब इन दोनों के बीच देखोगे तो 90 डिग्री कोण होगा, इन दोनों के बीच 90 डिग्री कोण होगा। और ये क्या है, ये मान लो अगर इसको बी मानोगे, क्या, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। ये 3D में डायग्राम होता है, हम दिखा ऐसे देते हैं लेकिन ये 3D में डायग्राम होता है, मतलब बाहर की ओर होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, विद्युत चुंबकीय तरंगे की ऐसी तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत संचरण करती हैं, ऐसे ये निकलती जाती हैं। और ये जो हमारी दिशा होती है, ये क्या होती है, संचरण की दिशा होती है, ठीक। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है ये किसी त्वरित आवेश से निकलती हैं, ठीक। त्वरित आवेश से विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, और इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनके लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये कहीं पर भी चल सकती हैं। और बस इनकी यही 2-3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बातें आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तीसरे का घ। तीसरे का घ में था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आपको इसमें क्वेश्चन नंबर घ था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो यह एक सदिश राशि है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह चुंबकीय शक्ति को दर्शाती है, और इसे हम किससे, कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक। और किसी धारावाही लूप में अगर तुम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे उसके लिए क्या होता है फार्मूला, उसके लिए होता है M = NIA। और क्षण चुंबक के लिए जो होता है वो होता है M = m × 2L। और यहां पर ये जो M होता है ये क्या होता है, ये होती ध्रुवीय प्रबलता, ठीक। ध्रुवीय प्रबलता ये आपका होता है m जो होता है ये क्या होता है, ध्रुवीय प्रबलता। और ये होता है ध्रुवों के बीच की दूरी, तो जो 2L होता है ये ध्रुवों के बीच की दूरी होती है, और m होता है ध्रुवीय प्रबलता, ठीक। और इसमें क्या होता है, धारावाही लूप के लिए जो N होता है ये होती चक्रों की, फेरों की संख्या, और ये होती हमारी उसमें प्रवाहित धारा, और ये होता है आपका क्या, ये क्षेत्रफल होता है, ठीक। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग समझ गए कि यह एक सदिश राशि है जो चुंबकीय शक्ति को दर्शाती है। और ये दो प्रकार की, इसमें सबसे पहले हम धारावाही लूप के लिए देखेंगे तो उसके लिए फार्मूला NIA होता है, और क्षण चुंबक के लिए होता है M = m × 2L। M होता है आपका ध्रुवीय प्रबलता, और 2L होता है वो क्या होता है, ध्रुवों के बीच की दूरी होती है, ठीक।
तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के हमारे चारों क्वेश्चन होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा शुरू करेंगे। इसमें डेरिवेशन है, क्वेश्चन नंबर चौथे में डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर चौथे का क्वेश्चन नंबर चौथे का है कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, हमें डेरिवेशन सूत्र निकालना है। कौन सा? अनंत लंबाई एक समान आवेशी सीधे तार के कारण। तो मान लेते हैं कि माना कोई अनंत लंबाई का एक आवेशित ये तार मान लेते हैं और इस पर एक समान प्लस आवेश आवेशित है। ठीक, अब इस तार से हम मान लेते हैं कि ये बिंदु कोई P है R दूरी पर, जहां पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, और गॉस के नियम का उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी पृष्ठ के अंदर देखते हैं। तो गॉस के नियम का उपयोग तब किया जाता है किसी बंद पृष्ठ के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बिंदु P से होता हुआ एक बंद पृष्ठ बनाते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार ऐसे ये मान लेते हैं कि कोई एक ये बंद पृष्ठ है और इसके बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। मतलब इस आवेशित तार से R दूरी पर हम यहाँ पर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट पढ़ी होगी आपकी क्लास 12 फिजिक्स, उसमें आप देखेंगे जाकर, तो उसको बहुत अच्छे से विधिवत समझाया हुआ है। तो यहाँ समझ लेते हैं। और तो सबसे पहले इस पॉइंट पर देखते हैं कि इस पॉइंट से विद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर हम कोई प्लस आवेश देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर होती है? प्लस आवेश से बिंदु से क्या होती है? दूर की ओर होती है। ये मान लो प्लस आवेश है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो कहाँ की ओर होगी? बिंदु से मतलब आवेश से दूर की ओर। ठीक, नहीं, आवेश से दूर की ओर होगी, लेकिन ये आपका आवेश अगर ये है तो दिशा तो ऊपर की ओर होनी चाहिए ना, ये होगा आपका। ठीक, और हमारी जो क्षेत्र की दिशा होगी इस पृष्ठ के क्षेत्र की, वो होगी क्या? ये होगी। ठीक, इसी प्रकार हम इस पॉइंट पर देखते हैं, तो इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो वो भी दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से विपरीत की ओर, क्योंकि प्लस आवेश है। और इस पॉइंट पर देखेंगे तो वो कहाँ की ओर होगी? और इस पॉइंट पर अगर क्षेत्र की दिशा देखें इस क्षेत्र की, तो वो इस प्रकार होगी। ठीक, दो पॉइंट पर देख लिया और मान लेते हैं एक तीसरा पॉइंट कोई ये है। इस पॉइंट पर देखेंगे प्लस आवेश ये, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी और एरिया की दिशा भी आपकी ऊपर की ओर होगी। ठीक, इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत होगी। तो हम दिशा कैसे निकालते, पहले समझ लो। अच्छा, दिशा कोई भी प्लस आवेश होता है, अगर इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो प्लस से दूर की ओर होगी। अगर माइनस आवेश है, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो वो कहाँ होगी? आवेश की ओर होती है। ठीक, तो ये चीज है। अब हम देखेंगे कि इस सूक्ष्म भाग से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स, इसको हम पॉइंट फर्स्ट दे लेते हैं, इसको सेकंड दे लेते हैं और इसको थर्ड पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, तो इस सूक्ष्म भाग से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स उसे लिखेंगे डी फाई। डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी ए, ई वेक्टर डी ए, और तो डी फाई इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच कोण कितना है? एरिया और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो ये रख लेंगे, तो ये आ जाएगा ई
अब cos 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0, तो डी फाइव, और इसको फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि ये हम फर्स्ट पॉइंट पर देख रहे हैं, तो डी फाइव फर्स्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक, इसी प्रकार हम इस पॉइंट पर देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट के लिए, वहां पर क्या आ जाएगी सूक्ष्म भाग से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, अब लिखेंगे कि इन दोनों के बीच कोण कितना है, वो आ जाएगा डी ए कॉस। अब इन दोनों के बीच कोण देखेंगे दिशा एक ही दिशा में, मतलब 0 डिग्री है, तो ये आ जाएगा ई डी ए, डी फाइव टू की वैल्यू आ जाएगी ई डी ए। ठीक, इसी प्रकार हम इस पॉइंट पर देख लेते हैं, तो जो इस पॉइंट पर होगा वो सेम इस पॉइंट पर होगा। इसके लिए लिखेंगे डी फाइव थ्री इक्वल टू आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या आ जाएगा ई डायरेक्ट पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये आ जाएगी डी फाइव थ्री। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि इसके संपूर्ण भाग से निकलने वाला फ्लक्स, लिखेंगे संपूर्ण भाग से निकलने वाला फ्लक्स, वो क्या होगा, वो होगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई वन प्लस डी फाई टू प्लस डी फाई थ्री। मतलब जितने भी सूक्ष्म भागों से निकलने वाला फ्लक्स होगा उसे हम क्लोज इंटीग्रेशन के अंदर ऐड कर लेंगे, तो हमारा निकल आएगा संपूर्ण भाग से निकलने वाला फ्लक्स। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा डी फाई वन की वैल्यू क्या थी 0, डी फाई टू की वैल्यू थी क्या ई डी ए, और डी फाई थ्री की वैल्यू क्या थी आपकी 0। ये रख लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो फाई इक्वल टू आ जाए कितना क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ये आपका कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो उसे बाहर ले आएंगे, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए। ठीक, अब यहां पर डीए का इंटीग्रेशन करना है हमको, मतलब डीए के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ए डायरेक्ट आ जाता है, तो फाई इक्वल टू आ जाए कितना, फाई की वैल्यू होती है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय से हम लोग लिखते हैं कि जो फाई बराबर होता है, इसे आप यहां पर नोट कर लेना ई ए, कि फाई बराबर जो होता है वो आपका होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये गॉस की प्रमेय से लिखते हैं। ठीक, और जो आपका ए है, ए आपका इसका क्या होगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो उसकी भी वैल्यू रख लेते हैं, और इसकी लंबाई आप लोग मान लेना एल है, कि बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है एल है, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होगा उसको भी हम डायरेक्ट रख लेते हैं यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई आर एल। ठीक, तो ये हो जाएगा हमका इसकी क्या बेलन का वक्र पृष्ठ, और निकालना हमका क्या था, हमें निकालनी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, ये आ जाएगा। और हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि जो क्यू बाई एल होता है, क्यू बाई एल होता है, इसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लेमडा से लिखते हैं, तो यहाँ आप लिख लेना कि लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। ठीक, तो क्यू बाई एल की जगह रख लेंगे क्या, लेमडा रख लेते हैं, तो ई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे कि 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का नीचे कर देते हैं, तो हमारा एक जो हम लोग कांस्टेंट पद के टर्म में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें बन जाएगा। बाकी आंसर तो आपका आ गया है, ये आंसर है आपका, ये निकल के आ जाएगी। और इसको और अच्छे से बनाना है
तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर तो आपकी जो ई की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ये निकल के आ जाएगी किसकी, ई की वैल्यू। क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, ऊपर 2 लैम्डा अपान आर हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर चौथे का। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना हो तो आप लोग उसमें जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, क्लास 12 फिजिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसी में आप इसको अच्छे से और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे का खा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का खा है कि परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। तो हमने परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख भी बना लिया है और ये क्या होता है इसको भी लिख लिया है, इसकी क्रिया विधि भी हमने यहाँ पर थोड़े शब्दों में लिख ली है। तो क्या होता है पहले, तो इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। ठीक, जो परावर्ती दूरदर्शी होता है इसका उपयोग इसमें दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है और इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर उन्हें एक छोटे दर्पण पर परावर्तित करता है। फिर यह प्रकाश नेत्रिका लेंस के द्वारा बड़ा और चमकीला प्रतिबिंब बनाता है। तो ये हो गई हमारी परावर्ती दूरदर्शी। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारा इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण होता है और अनंत पर स्थित वस्तु का हम अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक, अब इस दर्पण से परावर्तित होकर, इसमें लिखा है कि उपयोग किया जाए जो प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर, ये अनंत से हमारी प्रकाश किरणें आती हैं और इनको इकट्ठा कर एक किस पर आपतित करता है, एक समतल दर्पण पर। ये एक 45 डिग्री के कोण पर झुका एक समतल दर्पण हम लगाते हैं, उस पर ये क्या करता है, इन किरणों को इकट्ठा करता है, उन्हें एक छोटे दर्पण पर परावर्तित करता है। ठीक, इनको इकट्ठा करके इस छोटे दर्पण पर परावर्तित करता है और ये समतल दर्पण होता है जो 45 डिग्री के कोण पर लगा होता है। फिर ये जो छोटा दर्पण होता है, छोटा समतल दर्पण होता है, वो क्या करता है, फिर ये प्रकाश नेत्रिका लेंस को फिर ये जो दर्पण होता है इन किरणों को आपस में क्या करेगा, इनको परावर्तित करेगा। तो ये किरण यहां से ऐसे निकल जाएगी, ठीक ऐसे, और ये किरण जाएगी ऐसे। तो जहां पर ये दोनों कट करेंगी वहां पर हमारा क्या बनेगा, वहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है हमारा। ठीक, ये क्या है, बी, ये हमारी कोई वस्तु थी उसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा यहाँ पर ए बी, ए डैश और बी डैश। ठीक, तो ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन रहा है और इस प्रतिबिंब का, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कोई नेत्रिका लेंस होती है। ठीक, इस नेत्रिका लेंस के द्वारा इस प्रतिबिंब का जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पर बनता है जाकर। ठीक, ऐसे। अब ये कैसे बनेगा, ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और ऐसे ही इसमें जाएगी, इसके बाद दूसरी प्रकाश किरण ये टकराकर ऐसे निकल आई। ठीक, अब इन दो किरणों प्रकाश को जब आपस में मिलाएंगे तो ये जाकर यहां पर जाकर कहीं मिलेंगी और इस नेत्रिका लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब होगा ये आभासी वस्तु का काम करेगा। ठीक, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा जाकर कहाँ बनेगा, वो यहां पर बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक, क्या होता है कि नेत्रिका लेंस के द्वारा बड़ा और चमकीला प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो इसकी एक क्रिया विधि हो जाएगी। क्रिया विधि यही होगी कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण एक दर्पण पर आपतित करता है, फिर वह दर्पण उसको इन किरणों को परावर्तित कर नेत्रिका लेंस पर भेजता है। ठीक, जहां पर हमारा ये क्या प्रतिबिंब बनता है और ये नेत्रिका लेंस के लिए ये जो ए बी प्रतिबिंब है ये आभासी वस्तु का काम करेगी और इस आभासी वस्तु का काम करेगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़े आकार का यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये इसकी क्रिया विधि हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि परावर्ती दूरदर्शी क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे का गा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का गा है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौचुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए,
तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हम इसमें देख लेते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक, इसमें हम मेन पॉइंट लिखा है, बाकी इसमें लिखा है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, ठीक। तो हम इसे लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, वे पदार्थ कौन होते हैं? वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में अगर उनको हम रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कौन से? अनुचुंबकीय पदार्थ। उदाहरण है आपका एल्यूमिनियम और सोडियम। दूसरे नंबर पर देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं। और इन्हें अच्छे से कैसे लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे उदाहरण तांबा, सोना और चांदी। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत अत्यधिक, बहुत प्रबलता से चुंबकित होते हैं। उदाहरण है आपका लोहा और कोबाल्ट। तो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थ जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर रखते चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही बहुत अत्यधिक रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे क्या? उन्हें कहेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे का घा करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का घा है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि चालक क्या है, कुचालक और अर्धचालक क्या है। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को अतिव्यापित करते हैं। इसमें ऊर्जा का अंतराल शून्य होता है और धारा आसानी से प्रवाहित होने लगती है। दूसरा है कुचालक। कुचालक क्या होता है? अब इसको समझ लेते हैं डायग्राम के हिसाब से कि चालन बैंड और संयोजी बैंड, बैंड के आधार पर हमें समझना है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक क्या होते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका होता है चालन बैंड और ये होता है आपका संयोजी बैंड, इसे हम संयोजी बैंड लिख दें, ठीक। तो इनसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों के जो बीच देखो, इनसे इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड पर अगर चले जाएंगे तो हमारी धारा क्या होने लगती? प्रवाहित होने लगती है। तो जो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड पर आसानी से चले जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे पर ऊपर होते हैं, मतलब एक दूसरे पर अतिव्यापित, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, ठीक। जिस कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। और यहाँ पर जो ऊर्जा का स्तर है, मतलब ऊर्जा का अंतराल होगा, जब ये एक दूसरे पर होंगे तो ऊर्जा का अंतराल क्या होगा? ऊर्जा का अंतराल शून्य होता है, जिस कारण धारा आसानी से इसमें प्रवाहित होने लगती है, ठीक। जो भी हमारे चालक होते हैं, चालक पदार्थ, उनमें धारा क्या होने लगती है? आसानी से प्रवाहित होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा का अंतराल शून्य होता है और चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं, जिससे संयोजी बैंड में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, जिस कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। दूसरा नंबर है हमारा कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? पहले इसको पढ़ लें। इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते और धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। इसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है? ये संयोजी बैंड था हमारा।
और यहां मान लीजिए क्या है, चालन बैंड। ठीक, तो ये इनके बीच मतलब दूरी इतनी ज्यादा होती है, मतलब ऊर्जा का जो अंतराल होता है वो बहुत अधिक होता है, जिस कारण संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में क्या नहीं पहुंच पाते, मतलब ये चालन बैंड पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, जो भी हमारे कुचालक होते हैं। ठीक, तो लिखा है इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा का अंतराल बहुत अधिक होता है। देखो ये बहुत ऊपर होता है हमारा चालन बैंड और संयोजी बैंड बहुत नीचे, इनके बीच गैप बहुत होता है। ठीक, तो ऊर्जा का अंतराल बहुत अधिक होने के कारण जो भी हमारे संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो चालन बैंड पर नहीं पहुंच पाते, जिस कारण हमारे कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है अर्धचालक। अब अर्धचालक पढ़ लेते हैं, इन्हें कहते क्या है, तो इसमें ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है, जिससे जिससे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में कुछ ही मात्रा में पहुंच पाते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। इसको देख लेते हैं, इसमें जो आपका जो चालन बैंड होता है, नहीं ये संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड और ये चालन बैंड, ये मतलब बहुत पास पास होते, ज्यादा दूर नहीं होते, तो जिससे जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ही इस संयोजी बैंड से चालन बैंड पर पहुंच पाते हैं, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसमें लिखा है इसमें ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है। जब ये बिल्कुल पास पास होंगे तो इसमें ऊर्जा का अंतराल क्या है, ऊर्जा का अंतराल बिल्कुल नगण्य होता है, मतलब नगण्य तो नहीं लेकिन बहुत ही कम होता है, जिस कारण संयोजी बैंड से जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी बैंड में वो चालन बैंड पर कुछ ही मात्रा में पहुंच पाते हैं, मतलब सब अधिक पूरे तो नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन कुछ ही मात्रा में चालन बैंड पर पहुंच पाते हैं, जिस कारण इसमें अर्धचालकों में क्या होने लगती, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये चीज हम समझ गए, चालन चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हम तीनों चीजों को आसानी से समझ लिए हैं। बस आपका अर्धचालक में जो होता है इसमें ऊर्जा का अंतराल बहुत कम होता है, जिस कारण कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड पर पहुंच पाते हैं और धारा बहने लगती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा चौथे का घ हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर चौथे का अंगा नंबर करेंगे। क्वेश्चन है आपका, स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है तथा मतलब एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है, इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। पहले हम इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, स्वप्रेरकत्व जो आपका है वो एक डिफिनेशन है, उसे हम बाद में इसके अगले वाले लेक्चर में समझ लेंगे। ठीक, तो इसका जो क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल उसे कर लेते हैं। इसमें आपको L की वैल्यू दी है, स्वप्रेरकत्व को L से लिखते हैं, L इक्वल टू दिए है 4.4 मिली हेनरी, और इसमें बहने वाली धारा का जो मान है जो डेल्टा टी है, इसमें टाइम दिए 0.1 सेकेंड, और परिवर्तित धारा का मान है डेल्टा आई, वो आपका दी है 1 एम्पियर, ये वैल्यू दी। और हमें पूछ रहा है विद्युत वाहक बल, इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि E इक्वल टू होता है माइनस का L डी आई या डेल्टा आई। अब यहाँ हम लोगों ने डेल्टा आई लिखा है तो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक, तो E इक्वल टू लिखेंगे, डेल आई की वैल्यू क्या है, अरे L की वैल्यू, L की वैल्यू यहाँ पर आपका है 4 मिली हेनरी। पहले मिली को हेनरी में चेंज करेंगे तो 4 इंटू मिली को करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हेनरी में चेंज होगा। ठीक, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि कभी भी अगर पॉइंट को हम राइट साइड ले जाते हैं तो पावर माइनस में ऐड होने लगती है। ठीक, और लेफ्ट साइड में लाएंगे तो पावर प्लस में ऐड होती है। तो यहाँ पर -3 था, इधर ले गए पॉइंट को तो माइनस का
10⁻⁴ हो जाएगा। और t की वैल्यू सेकेंड में दी है, सही है। I की वैल्यू एम्पियर में दी है, ये भी ठीक है। तो और -L तो आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴, और I की वैल्यू है डेल्टा I कितना है आपका, I की वैल्यू है 1 और डेल्टा t की वैल्यू है 0.1 सेकेंड। ठीक, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, तो यह जाएगा -4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10 आ जाएगा। तो इससे कैंसिल कर लेंगे तो -3 बचेगा, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो जो E की वैल्यू आ जाएगी विद्युत वाहक बल, वो आ जाएगा कितना, कितना, और इसका जो परिणामी वैल्यू आ जाएगी उसे हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ को क्या लिख देंगे, मिली वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, और ये तो लिख देंगे 4 मिली वोल्ट। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए, और इसके बाद कल से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, उसके बाद जो भी उनके पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे डेरिवेशन में कोई भी दिक्कत हो, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, जो भी दिक्कत हो, तो उसे जब अगली क्लास में हम आएंगे तो उसे समझा देंगे। तो अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी अब कल मिलते हैं हम।